नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू कनाडा। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर, और इसके बारे में आप सुनते भी हैं, आप सुन भी सकते हैं इस प्रोग्राम को ओनली ऑन रेडियो सुरसंगम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में, और हर वीक की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जो कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे इंसान से जो कि इमिग्रेशन के मामलों में माहिर हैं, और कनाडा जो कि वन ऑफ दी कंट्रीज़ है जिसमें इमिग्रेशन आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ बेसिस पे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो कि इमिग्रेशन अलाउ करती हैं वर्ल्ड वाइड, और कनाडा इज़ वन ऑफ देम। तो आइए मिलकर स्वागत करें हमारे अपने तजिंदर सिंह बटेजा जी से। बटेजा जी का जो कि जुड़े हैं हमारे साथ आज। पाजी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पाजी। ट्रांस वर्ल्ड इमिग्रेशन एक जाना मानिया नाम ते कैनेडियन गवर्नमेंट लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हैगी है। हाँ जी। ते सब तो पहला मैं थोड़े तो हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि मेरी पंजाबी थोड़ी कोई डिफरेंट दी हैगी है। जे मैं हिंदी गल करा दैट विल बी फाइन। या एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। तो इमिग्रेशन के जो मामले हैं वो एक सर्टिफाइड, और अगर हम एक नोन कंसल्टेंट के थ्रू करें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस, और तजिंदर जी भी मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो कनाडा हो, कि जहाँ पर लोगों ने पैसा ले लिया लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया, या उन्होंने लोगों को झूठ बोला या धोखा दिया। तो उसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और आई बिलीव तजिंदर जी भी इस चीज़ को मानेंगे कि एक सर्टिफाइड और एक नोन पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इमिग्रेशन के मामले में। तो स्टार्ट में तजिंदर जी, एक संस्था है आई बिलीव ICCRC, उसकी सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें काम करना है इमिग्रेशन का। वो क्या होता है, वो सर्टिफिकेशन कैसे मिलती है, या वो आपको कैसे सर्टिफाई करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? अमृत जी, इसके लिए जो ICCRC का मेंबरशिप है, इसके लिए लाइसेंसिंग का एक प्रोसैस है गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा का जी। उस तो पहले तुसी इमिग्रेशन लॉ का तुसी कोर्स करना होंदा है जी। पहले कुछ रिकोगनाइज्ड कॉलेज ते इंस्टीट्यूशन सन जेड़े इमिग्रेशन दी स्टडीज़ नू प्रोवाइड करते सन जी। हुण बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2021 जनवरी तो उन्होंने क्लब करके एक क्वींस यूनिवर्सिटी तो ही अलाउ किया है। उन्होंने एक कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन कंसलटेंट एक्ट बना के उन्होंने ये कॉलेज दे विच लैके आंदा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ICCRC ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ICCRC ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, और तुसी उस नू क्लीयर करन तो बाद जी फिर सारे प्रोसैसिस और जो अपना बैकग्राउंड चैक है उन्होंने क्लीयर करन तो बाद दैन ICCRC तुहानू इमिग्रेशन प्रैक्टिस करन लई लाइसेंस प्रोवाइड करती है। क्या बात है। तजिंदर जी 26 साल से उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस रहा है, वो एक सीनियर बैंकर रहे हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ आने के बाद ये सेवाएं यहाँ के जो लोग हैं उनको दे रहे हैं। एंड आई बिलीव एक बहुत नोबल काम है। पैसा अपनी जगह है, लेकिन अगर सही इन्फॉर्मेशन और सही हमें दिशा मिले तो इंसान कभी भटकता नहीं है। तो उसके लिए सही इंसान के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने तजिंदर जी को इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया आने के लिए कि वो इस इमिग्रेशन जो प्रोसेस हैं, जो इमिग्रेशन नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं।
तेजिंदर जी, कोविड-19 एक बहुत बुरा सपना बन के सबके सामने आया। yes. और मेरे ख्याल से पूरा विश्व में मैं कह सकता हूँ लोग और कंट्रीज इससे प्रभावित हुई हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ठप हो गए या बंद हो गए या बैकलॉग में चले गए। ट्रैवल इंडस्ट्री एक उनमें से एक है। ऐसे ही इमिग्रेशन एक ऐसा और जिसको कह सकते हैं लोग वीज़ास अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कर पा रहे हैं इस टाइम, और टूरिज़्म बंद हुआ पड़ा है हर एक कंट्रीज़ का। कनाडा भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड वाइड से, और काफ़ी इकोनॉमी जो है हमारी टूरिज़्म पे बेस्ड है। लेकिन बात करें अगर हम सिर्फ इमिग्रेशन के बारे में, तो इमिग्रेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कैसे जूझ रहे हैं इसके साथ। आपको प्रोफेशन, आपको लगता है कि इस समय लोग जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं आपसे क्वेश्चंस करने के लिए अपने केसेस लेकर, या उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, देखिए, कोविड-19 एक विश्व में महामारी बन के आया है जी। और इसने वर्ल्ड के हर हिस्से को इफेक्ट किया है जी। तो कनाडा भी अछूता नहीं है जी। कनाडा के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली इमिग्रेंट कंट्री है जी। और कनाडा की इकॉनमी सारी की सारी इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कनाडा की इकॉनमी को इमिग्रेशन फ्यूल करती है, क्योंकि ये हमें बहुत टैलेंटेड और स्किल को प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा जो कैनेडियन इकॉनमी है, क्योंकि जहाँ पर जब कोई भी स्किल को कोर इंडस्ट्री के अंदर उस स्किल को फुलफिलमेंट होती है तो इकॉनमी आगे बढ़ती है। तो कोविड-19 करके बाहर से जो इमिग्रेंट्स थे वो अफेक्ट हुए हैं, बिकॉज कोविड करके ऑल एम्बेसीज और हाई कमीशन आउटसाइड ऑफ कनाडा वो सारे ऑफिसेज को बंद कर दिया गया था और स्टाफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स ही आगे चली, बाकी सारी इकॉनमी और ये इमिग्रेशन लेवल सब स्टैंड स्टिल पे आ गया था। उससे कैनेडियन इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और इकॉनमी बहुत सफ़र की। तो कनाडा कैन नॉट अफोर्ड टू स्टॉप द इमिग्रेशन। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तेजिंदर जी, बिकॉज लोग वरना समझते हैं कि जी यहाँ पर लोग आकर हमारे जॉब्स ले लेते हैं। जैसे कि जब मैं इमिग्रेट होके यहाँ पर आया 2007 की बात है, तो जहाँ पे हम जॉब करते थे वहाँ पर भाई आए हैं नए तो कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं था, तो जहाँ पे भी जॉब मिला शुरुआत की वहाँ से कि जी आप इमिग्रेंट हैं और आप आए हैं तो आप हमारा जॉब ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो हमारी इकॉनमी है वो बहुत बेस्ड है इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के ऊपर। और अगर हमारे पास स्किल्ड लोग या ऐसे लोग आते हैं जो कि इकॉनमी को बूस्ट दे सकते हैं, इकॉनमी का योगदान दे सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। आज मैं आपके साथ दो पहलुओं पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा। एक तो वो लोग जो कि टेम्पररी परमिट पे यहाँ पे थे और कोविड की वजह से फंस गए, या क्या उनके साथ हुआ, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या हेल्प किया। और दूसरा मैं आपसे बातचीत करूँगा स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बच्चे स्पेशली जिन्होंने एडमिशन्स ली थी लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस समय रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे तेजिंदर जी के साथ। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टीवी पे कैलगरी फोकस। वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम हमारे अपने चैनल पंजाबी नेशनल पर। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं तेजिंदर सिंह जी से, जो कि आए हैं हमारे साथ ट्रांस वर्ल्ड इमिग्रेशन से, और वो हमें बताएंगे कुछ नई पॉलिसीज़ जो कि इफेक्ट में आई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो तेजिंदर जी, हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। आप थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को और व्यूअर्स को बताएं कि जो बच्चे, पहला पहलू ये है कि जो बच्चे यहाँ पर पहुँच गए लेकिन उनका एडमिशन हो गया, अब क्या होता है कि जितना मुझे ज्ञान है कि आपके
करिकुलम के साथ साथ आपको जॉब भी करना पड़ता है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जिसमें आप पढ़ने आए हैं, लेकिन अब जॉब्स है नहीं है, तो उनका क्या गवर्नमेंट ने किया इमिग्रेशन पॉलिसी के अंडर? और दूसरा, जो बच्चे, मैं इंडिया की बात करता हूँ, से उन्होंने एडमिशन लिया लेकिन वो यहाँ पहुँच नहीं पाए, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या प्रावधान बनाए हैं? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट यहाँ पर या जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कनाडा के अंदर आए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वो वर्कर हैं, और वो पैंडमिक 2019 करके, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और सभी अपने अपने घरों के अंदर बंद थे, तो इमिग्रेशन के सारे ऑफिसेज या तो उनका स्टाफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था या फिर वो ऑफिसेज बंद कर दिए गए थे। तो उस करके उनका स्टेटस जो है वो लूज़ हो गया था, क्योंकि वो अपने स्टेटस को, किसी का स्टूडेंट परमिट एक्सटेंड करवाना है वो नहीं हो सका, कि वो आउट ऑफ स्टेटस हो गए। कोई वर्क परमिट किसी का ख़त्म हो गया, वो एक्सटेंड नहीं करवा सका, आउट ऑफ स्टेटस हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये सलाह करके कि इन बच्चों को, इनके स्टेटस को रिस्टोर किया जाए, तो इसके लिए एक टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी बनाई, जिसके तहत उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी कि इस टाइमलाइन के अंदर जो बच्चे अपने स्टेटस को, जो एप्लीकेंट अपने स्टेटस को रिस्टोर नहीं कर सके, वैसे तो रिक्वायर्ड टाइम जो होता है, जब बंदा जिस दिन से आउट ऑफ स्टेटस होता है उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको स्टेटस को रिस्टोर करवाना पड़ता है। लेकिन ड्यू टू पैंडमिक वो नहीं करवा सके, तो गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल एक प्रिविलेज दे दिया है कि वो इस अपने स्टेटस को अब दोबारा 31 अगस्त 2021 तक, जो बच्चे 1 जनवरी 2020 से लेकर और 31 मई 2021 तक इन बिटवीन आउट ऑफ स्टेटस हुए हैं, तो वो 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करके अपने स्टेटस को रेस्टोर करवा सकते हैं। क्या बात है। और अगर वो रिस्टोर कराते हैं तो वो अपने जो चीज़ें पहले कर सकते थे, जो उनके पास 1 लाख पहले थे, वो उनको फॉलो कर सकते हैं? यस, अगर वो उनका स्टेटस रिस्टोर हो जाता है तो दे आर लीगल हियर इन कनाडा, एंड वो फिर अपने अपने हिसाब से, जो स्टूडेंट है वो अपना स्टूडेंट परमिट को एक्सटेंड करवा सकता है, जो वर्कर है वो अपने वर्क परमिट को, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके सारी, और वो अपने अपने लेवल पे चल सकता है। और आने वाले टाइम में जब, क्योंकि वी विल कम आउट ऑफ दिस पैंडमिक, डेफिनेटली कम आउट, एंड वो फिर उसके आगे अपना इमिग्रेशन प्रोसेस को करने के लिए वो आगे अपना अपना काम कर सकते हैं। जो बच्चे वहाँ फंस गए हैं या यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? यस, स्टूडेंट क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 21 बिलियन डॉलर पर ईयर कनाडा की इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट से हमारे को पैसा मिलता है, और ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तो इससे पहले ऑनलाइन स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेने के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ अलाउड नहीं थी जी। तो अब क्या है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है और इकोनॉमी को भी बूस्ट देना है, तो कनाडा गवर्नमेंट ने उन बच्चों को ऑनलाइन स्टडी, उन्होंने कहा कि आप अपना स्टडी परमिट अप्लाई कीजिए और दैट विल बी इन प्रोसेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में अप्रूवल होगी, बट यू कंटिन्यू इफ द कॉलेज यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज, यू कंटिन्यू योर स्टडीज। उन्होंने अलाउ कर दिया है। और 2 साल की, अगर 2 साल तक सिचुएशन फॉर द टाइम बीइंग नहीं ठीक होती, तो दे आर अलाउड टू डू ऑनलाइन स्टडीज, और वो सभी के सभी को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अलाउ कर दिया गया। दे आर एलिजिबल टू गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल हथियार डाल दिए या भूल गए इन लोगों के बारे में, क्योंकि अगेन एक आम इंसान जो है वो घबरा जाता है तेंदर जी के, मैं यहाँ पर आया हूँ एक देश के अंदर, और टू बी ऑनेस्ट जो भी बच्चा यहाँ पर पढ़ने आ रहा है या जो भी इंसान टेम्प्रेरी परमिट पे यहाँ पे आ रहा है, उसका एक सपना होता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और मैंने अच्छा काम किया या मैंने अच्छी तरह पढ़ाई की, अपनी डिग्री जिसके लिए मैं आया हूँ वो ले लिया, तो शायद मेरे को यहाँ पर परमानेंट होने का एक ज़रिया बन जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, परमानेंट जॉब मिल जाए। तो वो अगर ऐसे किसी बड़े प्रॉब्लम की वजह से, जो कि कोविड-19 है उसकी वजह से, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, वो हिट हुआ, तो उनको लगता है कि यार अब कैसे होगा, आगे हम कैसे बढ़ेंगे।
आगे कैसे चलेगा। लेकिन आई थिंक कैनेडियन गवर्नमेंट जो कि इस इमिग्रेशन का पार्ट को देखती है, आई बिलीव दे आर लुकिंग इनटू इट, और तभी उन्होंने मेरे ख्याल से ये पॉलिसीज बनाई हैं। यस। और कोई ऐसी पॉलिसी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन दो स्टूडेंट्स या अपना टेम्पररी परमिट पे जो लोग आए हुए हैं, या कोई ऐसी पॉलिसी जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द पब्लिक शुड नो? यस, इस रेस्टोरेशन की पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिन बच्चों का ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड या तो उनकी जॉब चली गई या उन्होंने अपना स्टेटस एक्सटेंड नहीं करवाया या किसी कारण करके वो घरों में रह गए बंद, तो गवर्नमेंट ने 18 मंथ्स के लिए ओपन वर्क परमिट की पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी के तहत अलाउ किया है कि वो 27 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनकी 5 कंडीशंस हैं जो रिक्वायरमेंट, वो अगर पूरे करता है, अगर मान लो वो स्टेटस रिस्टोर नहीं भी हुआ तो वो कहते हैं कि आप उसको स्टेटस रिस्टोर को अप्लाई कर दो। अच्छा। लेकिन आप पब्लिक पॉलिसी के तहत अपनी रिप्रेजेंटेशन में ये लिखो कि ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑनलाइन ओपन वर्क परमिट, ये पब्लिक पॉलिसी के तहत कर रहा हूँ, तो दे विल ग्रांट यू 18 मंथ्स पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट, एंड उस ओपन वर्क परमिट से आप फिर रिज्यूम कर सकते हैं अपना काम भी, और आगे अपना जो भी पीआर प्रोसेस का जैसे भी सिस्टम होगा वो आगे रिज्यूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट ओपन वर्क परमिट। क्या बात है तजिंदर जी, हम लोग बात कर रहे थे अभी प्रोग्राम से पहले, जहाँ पे हमने एक बातचीत करी एक सब्जेक्ट के बारे में कि जो इस समय हालात हैं कनाडा के अंदर, कि जो हमारी वर्क फोर्स है उसमें जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जो लोग रिटायर होने वाले हैं, और जो उसकी भरपाई है वो जो आप रेशियो कह सकते हैं बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने मुझे बताया कि उसके लिए इमिग्रेंट्स की जो पॉलिसीज़ है वो इमिग्रेंट्स को यहाँ पर लेके आके स्किल्ड वर्कर हैं उनको वो पूरी करी जाती है। तो आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि इमिग्रेशन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कनाडा, स्पेशली इस टाइम पे जो स्किल्ड वर्कर हैं या स्टूडेंट्स हैं या कोई भी यहाँ पर आना चाहता है, तो वो ज़रूरी क्यों है? देखिए, जो कनाडा है, सबसे पहले तो कनाडा की पॉपुलेशन ही बहुत कम है और साइज में कनाडा बहुत बड़ा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पर यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम कनाडा के लिए क्या हो रही है कि यहाँ पर जो एजिड पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, उनकी आने वाले टाइम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर पॉपुलेशन बच्चों की ज़्यादा है, तो काम करने वाले यंग जनरेशन है उनकी तादाद बहुत कम है। इसलिए हमारी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए हमें इमिग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कनेडियन इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है जिसमें इकोनॉमिक इमिग्रेशन को वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अच्छा। 58% ऑफ इमिग्रेशन गोज टू इकोनॉमिक इमिग्रेशन, 28% goes to family immigration. अच्छा। That is family immigration, and 16% goes to H&C, humanity and compassionate ground के ऊपर जो ये immigration देते हैं। These are the structural criteria. अब 58% में जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन है उसमें हाई स्किल और टैलेंट ये बाहर से ट्रांसफ़र होता है, और जो स्किल कैनेडियन इकोनॉमी में आता है वो स्किल इम्पार्ट होता है जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अलाउ करती है कि बाहर से जो एक्सपीरियंस है, डिफरेंट डाइवर्स कैटेगरीज का एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर आकर उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया जाए और कैनेडियन इकोनॉमी को ऊपर किया जाए। तजिंदर जी, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में इस समय आया और मैं चाहता हूँ आपसे पूछना कि लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर लोग भरे पड़े हैं उस जॉब के लिए, तो बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है? आप इसको कहाँ तक सच मानते हैं कि अगर ऑलरेडी एक जॉब के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की, तो हम बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? ये सच है कि ये सिर्फ एक मिथ है कि जी यहाँ पर लोग ऑलरेडी उसके लिए 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है
और कनाडा कंट्री वास्ट कंट्री है, इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, हम डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं, तो इसलिए हमारे को वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वर्क फोर्स के अंदर हमें हाई स्किल वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम इमिग्रेशन के अंदर जो बाहर से हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जब हम बाहर का टैलेंट को इनवाइट करते हैं और विद इन 6 मंथ उनको इमिग्रेशन देते हैं, इसका मतलब यही है कि जो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स बाहर से हैं उनको इमिग्रेशन देकर उनका कैनेडियन इकॉनमी के अंदर उनका यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि वो कनाडा की इकॉनमी को अपना एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड करके और कनाडा की इकॉनमी को फ्यूल करें और बूस्ट करें। क्या बात है। तो आप जो बातें सुन रहे हैं, आई बिलीव कुछ दिमाग में जाता होगा कि हमारे लिए, हमारे कनाडा के लिए इस टाइम इमिग्रेशन बहुत ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है ये भी तजिंदर जी ने बहुत विस्तारपूर्वक आपको समझाया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा आपसे जुड़ेंगे और कुछ और बातें करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आज हम बात कर रहे हैं तजिंदर सिंह जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और इमिग्रेशन के बारे में बहुत बढ़िया बातें हमें बता रहे हैं। तजिंदर जी, एक स्टूडेंट कैटेगरी हो गई, एक स्किल्ड वर्कर कैटेगरी हो गई, और कितनी कैटेगरीज हैं जस्ट फॉर एग्जांपल जिसके अंडर इमिग्रेशन लेके लोग यहाँ पर आ सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इकोनॉमिक इमिग्रेशन के अंदर एक्सप्रेस एंट्री आती है। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आगे 4 कैटेगरीज हैं, जैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर, दे कम फ्रॉम आउटसाइड, Canadian experience class, the person who are working in Canada and they have the experience of Canadian jobs, they are allowed. फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, जो स्किल्ड और जो स्पेसिफाइड स्किल के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कुक हो गए। जी। और चौथी है नॉमिनेशन प्रोग्राम। जी। क्योंकि कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट ने इन सब को इमिग्रेशन का पार्टनर बनाया हुआ है। तो ये अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर नॉमिनेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनको सीट्स दी गई हैं। ये भी 80% इमिग्रेशन प्रोविंसेस ही कर देता है नॉमिनेट करके। ओके। और जो फेडरल गवर्नमेंट के पास है वो सिर्फ उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड दे फेडरल गवर्नमेंट टेक केयर करती है, बाकी 80% प्रोविंस ही कर देती है। यस। और दूसरी कैटेगरी इनके इमिग्रेशन के अंदर जैसे फैमिली स्पॉन्सरशिप है। फैमिली स्पॉन्सरशिप के अंदर कॉमन लॉ और स्पाउजल स्पॉन्सरशिप हो गया, और एक बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं, और तीसरा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी है। ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि जो एक होती है जिसमें आप पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई बिजनेस दिखा के, और फिर भी आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। या दिस इज कॉल्ड द बिजनेस इमिग्रेशन। इसमें एंटरप्रेन्योर कैटेगरी भी, यस, ये भी प्रोविंसेस के अंदर, जैसे बीसी के अंदर है, वो अमाउंट को डिसाइड करके, एरिया को डिसाइड करके उसके हिसाब से है। अदरवाइज क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर कैटेगरीज के अंदर आप किसी स्पेसिफाइड जगह पे अगर आप कैनेडियन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट या तो आप न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, दैट पार्टनरशिप शुड बी मोर देन 50%। ठीक। 50 should be more than 50%, not 50, should be more than 50%, because nobody can out him from the organization. जी। एंड दूसरा जो है, आप न्यू बिजनेस अपना कंपनी खोल के आप न्यू बिजनेस को परचेज कर सकते हैं। जी। उसमें कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा क्यों अलाउ करती है ऐसा बाहर से आप बिजनेस इमिग्रेशन, ताकि मेन चीज़ है कि आप जॉब्स क्रिएट करें कैनेडियन सिटीजन और पीआर के लिए। दैट इज़ वाई दिस इज़ द इंसेंटिव एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो आप जॉब करेंगे, बाद में आपको परफॉर्मेंस, जब आप परफॉर्मेंस स्टेटमेंट देंगे उनको, तो बाद में साल के बाद वो आपको चेक करेंगे कि आपने कितनी जॉबें क्रिएट की हैं कैनेडियंस के लिए।
तो दैट इज़ वाई वो बिजनेस इमिग्रेशन को अलाउ करते हैं। एब्सोल्युटली। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, देयर आर डिफरेंट वेज टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, लेकिन अगेन एक भरोसेमंद और एक नोन पर्सन जो कि सर्टिफाइड हो, उससे आप ज़रूर कंसल्ट करें। हमारे प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही बेहतरीन लोगों से मिलवाते हैं और जो कि नॉलेजेबल हैं और एक नाम है उनका अपने फील्ड के अंदर। तो आप कोई भी इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहें तो तजिंदर जी से ज़रूर बातचीत करें। तजिंदर जी से हम लोग गुजारिश करेंगे, तजिंदर जी प्लीज़ आप अपने बारे में, आपके कहाँ ऑफिसेस हैं और क्या कांटेक्ट है, कैसे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, कोई ईमेल या आपके जो वेबसाइट्स हैं, प्लीज़ बताएं हमें। हाँ जी, मेरा कैलगरी में हेड ऑफिस है और मेरा जो टेलीफोन नंबर है 5878892340 और मेरा ईमेल एड्रेस है twimmigration@gmail.com और मेरी वेबसाइट है twimmigrations.com। सो आप मेरे से किसी भी टाइम, एनी टाइम आप ईमेल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस आपको इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू बैक इमीडिएटली। क्या बात है। मैंने सुना आपने कलोना में भी ऑफिस खोला है अभी? यस, कलोना में भी है, कलोना में भी ऑफिस और सरी में भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो आई बिलीव अगर आप इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने डेफिनेटली इनको बिजनेस देना है, लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पर तजिंदर जी को बुलवाने का है, क्योंकि एक सही इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही राह बहुत इंपॉर्टेंट है। और तजिंदर जी आप भी जानते होंगे कि बहुत इस समय नॉट इवन यहाँ बट पूरी दुनिया में ऐसे फ़ोनी कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर, पैसा अलग बात है लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देना एक अलग बात हो जाती है, उससे कि आपका जो एक सपना है यहाँ पर आने का वो टूट सकता है। क्योंकि अगर एक बार एम्बेसी के अंदर या कोई भी ऐसी कंसल्टेंट जहाँ पे हमारी कैनेडियन इमिग्रेशन की जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी अपने बारे में, अपने काम के बारे में, तो वो आपके लिए उल्टा हो सकता है। तजिंदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले प्रोग्राम में आपको हम दोबारा बुलाएं और अलग अलग स्पेसिफाइड इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी अपने दर्शकों को और लिसनर्स को दें। बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं कैलगरी के सभी दर्शकों को यही मैसेज दूंगा कि जब भी आप कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड सर्विसेज लेनी है तो ऑलवेज ICCRC मेंबर्स और इमिग्रेशन लॉयर इन्हीं की सर्विस लें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लीगल हैं। फिर ये डिफरेंट लाइसेंस के प्रोसेस से इन्होंने अपना लाइसेंस लिया होता है और ये इन डेप्थ इमिग्रेशन की नॉलेज रखते हैं, इसलिए आपके बिहाफ पे ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को लाइजनिंग करते हैं। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी घोस्ट कंसल्टेंट का सहारा नहीं लेना, चाहे वो बिल्कुल कम रेट पे भी करे, लेकिन उससे आपका जो सारा इमिग्रेशन का जो पर्पस है वो सबोटाज हो सकता है। क्या बात है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और अपनों और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।